नमस्कार दोस्तों, हिंदी के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है ये एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इस एग्ज़ाम में हिंदी भाषा का क्या पैटर्न रहता है, क्या तरीका रहता है, क्या उसका प्रारूप रहता है, कितने प्रश्न आते हैं, उसकी कठिनाई का स्तर क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न हैं। और यहाँ पर हम आपके साथ 2022 का जो है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब जैसे देखिए, जो ये 2022 का जो पेपर है इसमें कुल मिला के 16 प्रश्न आए थे हिंदी व्याकरण के, 16 प्रश्न। और उन 16 प्रश्नों का अगर हम वर्गीकरण करें कि कौन कौन से विषयों से आए थे तो अब मैं आपको बताती हूँ। वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग्स, कि कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो सही है, कौन से वर्ड के स्पेलिंग सही हैं। उसमें से 3 प्रश्न आए थे। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके लिए आपको स्वर और व्यंजन, उसकी तैयारी करनी कितनी आवश्यक है, स्वर और व्यंजनों की नॉलेज होनी, जानकारी होनी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। फिर आता है आपका संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये भी, और 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पर्यायवाची विलोम शब्द, तो मान के चलिए अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती है तो पर्यायवाची विलोम शब्द से प्रश्न आना ही आना है, कुछ भी हो जाए चाहे। उसमें से 4 प्रश्न आए थे। संज्ञा, उससे 2 प्रश्न आए थे। मुहावरे लोकोक्ति से 1 प्रश्न आया था, और मुहावरे से आता ही आता है प्रश्न। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 1 प्रश्न, एक वचन बहुवचन से 1 प्रश्न आया था, और वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न आए थे। तो ये आपके उन 16 प्रश्नों की बाइफर्केशन है कि किस विषय से कितने कितने प्रश्न आए थे। तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्पेशली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि भाई पिछले साल के हमें प्रश्न करने हैं, उसी से हमें आइडिया लगेगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बाइफर्केशन है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि जैसे यहाँ पर समास के प्रश्न नहीं आए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं आएंगे, क्योंकि समास, उपसर्ग प्रत्यय ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ये जो सारे विषय हैं ना, वैसे भी व्याकरण के, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे कारक नहीं दिया हुआ, लेकिन कारक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है ना, उपसर्ग प्रत्यय से ही आपको काफ़ी हद तक संधि विच्छेद समझ में आता है। फिर कारक से आपको समास समझ में आता है। कारक अगर सही नहीं होगा तो आप वाक्य सही से नहीं बना पाएंगे, वाक्य सही नहीं होगा तो आप वाच्य समझ नहीं पाएंगे। तो सारे विषय व्याकरण के आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। लेकिन बस ये है कि हाँ, तैयारी आप अच्छे से कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर पूछा जाता है डिफ़िकल्टी का लेवल क्या होता है। तो यहाँ पे कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कठिनाई का स्तर हमने देखा मध्यम था, मतलब बहुत ज़्यादा आसान नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं, मीडियम लेवल था। लेकिन उसके लिए क्या है, अभ्यास, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं प्रश्नों पर। ये 16 के 16 प्रश्न हम आपको करवाएंगे पूरी डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने डाला हुआ है 49th क्वेश्चन से, जिससे आप आराम से छांट भी सकें। 49th क्वेश्चन में पहला प्रश्न था हिंदी व्याकरण का। पहला है, शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द मतलब जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो कंठ, 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 और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, वैसे तो कंठ ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन सही वर्तनी आपकी बी ऑप्शन है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे पंचमाक्षर का रूल, पंचमाक्षर का नियम यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि कंठ, अब स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि ये जो ऊपर अनुस्वार है इसे अनुस्वार कहते हैं, ये भी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो अब इस अनुस्वार को, ये जो ऊपर बिंदु लगती है ना, अब इसमें ये आधा न लगाएंगे या आधा ण लगाएंगे, ये पंचमाक्षर का नियम होता है, ये कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ इसका नियम क्या होता है। अब जैसे है कंठ, तो अब ये अनुस्वार के बाद जो वर्ण है ना ठ, हमें इसका पंचमाक्षर देखना है, ट ठ ड ढ अण, तो इसलिए यहाँ पे अण आएगा। और ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ, पूरी वर्णमाला आपको आनी चाहिए। अगर वर्णमाला आपको नहीं पता तो आप संधि के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, शब्दकोश के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसे हर विषय आपस में जुड़ा हुआ है, आपको हर विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसका अभ्यास करवाने के लिए हम आपके साथ हमेशा हैं। अगला प्रश्न था व्याख्या। व्याख्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब जो हमारे सेशन रेगुलरली देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, व्याख्या य, जब व्याख्या में य पर फोकस आता है तो वहां पर आपकी यण संधि होती है, जहां पे य पर फोकस आए। और यण संधि का नियम ये होता है कि जो पहला शब्द है वो ई या ई पर खत्म होता है, और दूसरा शब्द फिर किसी अन्य स्वर से प्रारंभ होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए व्या, व्य, वे,
सभी में से कोई भी ई पे खत्म नहीं हो रहा। ये नियम होते हैं, ट्रिक्स होती हैं ये याद रखने की। लेकिन वी, ये आपका ई पे खत्म हो रहा है, तो वी जमा आख्या व्याख्या, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम मतलब विपरीतार्थक, ऑपोजिट। अब अवकाश का मतलब छुट्टी होती है, आई गेस सबको पता है, तो छुट्टी तो कम से कम इसका विलोम शब्द तो नहीं होगा। अनुपस्थित, ये भी वही होता है, छुट्टी में आप अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये भी इसका पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा नेगेटिव में आता है, जैसे उत्कर्ष अपकर्ष, वो आपस में विलोम शब्द हैं। तो अवकाश का विलोम अनवकाश आएगा, और यहाँ पे अनुपसर्ग है। तो ये सारी चीज़ें फिर वही आपस में जुड़ी हुई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब आपको पहले यही नहीं पता संज्ञा कहते किसे हैं, तो आगे प्रश्न आप कैसे करेंगे? संज्ञा मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, अवस्था का नाम, भाव का नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन प्राथमिक, सुशोभित और प्रथम, ये तीनों के तीनों शब्द आपके विशेषण हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों शब्द विशेषण थे, संज्ञा कोई शब्द नहीं था। आगे देखिए, शुद्ध संधि का चयन करें। यहाँ पे फिर वही संधि विच्छेद का प्रश्न। परीक्षक, परीक्षक में ई की मात्रा पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है ना? तो जहाँ पर आ, ई और उ, इन तीन वर्णों पर ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि में क्या होता है? सु जातीय स्वर आपस में मिलते हैं, मतलब कि अगर ई बन रहा है, इसका मतलब पहला शब्द ई पे खत्म होगा और दूसरा शब्द ई से ही प्रारंभ होगा। तो ये जो ट्रिक्स होती हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो परीक्षक, तो परि जमा इक्षक, तो यहाँ पे देखिए पर गलत आ गया, परि जमा अ तो नहीं आएगा क्योंकि ई और अ मिलके य बन जाते हैं, तो जैसे हमने पीछे कहा यण संधि हो जाएगी, तो ये भी गलत। और परि और परि, अब यहाँ पे र को बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, मोस्टली परि उपसर्ग होता है, र को छोटी की मात्रा, तो परि जमा इक्षक, ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी आएगा। तो ऐसे देखिए छोटे छोटे नियम। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे इमोशन, इमोशन को आप टच तो नहीं कर सकते ना, महसूस करते हैं। तो यहाँ पे अब मिठास, मिठाई, मीठा या मिष्ठान, तो मीठा जो है वो आपका विशेषण है, मिष्ठान आपका जातिवाचक संज्ञा है। मिष्ठान, मिष्ठान मतलब कि कोई भी मीठी चीज़, और मिठाई भी आपका जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मिठास, मिठास एक भाव है कि जैसे इसमें तुम्हारी बातों में मिठास कम है, या इस मिठाई में मिठास ज़्यादा है, तो उस मिठास एक भाव है जिसे आप टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, वो कहते हैं ये कहाँ से बना है कि जैसे आपका मटका है, मटका जो होता है अगर वो आधा भरा हुआ है ना तो पानी ज़्यादा उछलता है, यानी कि अगर आप में ज्ञान कम है ना तो आप दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटा आदमी है वो दिखावा अधिक करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। उसी प्रकार शुद्ध वर्तनी का चयन, फिर वही वर्तनी के प्रश्न। तो भाई अब यहाँ पे देखिए, उत्कंठित, उत्कंठित सारे वही शब्द हैं, लेकिन केवल और केवल मात्रा का अंतर, कहाँ पे छोटी की मात्रा आनी है, कहाँ पर बड़ी की मात्रा आनी है, कहाँ पर आधा त आना है, कहाँ पर पूरा त आना है, और ये आपको अभ्यास से ही पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, उत्कंठित उत्कंठा से बना है। उत्कंठा का मतलब होता है उत्सुकता, जो आप में वो होती है ना जिज्ञासा जानने की, है ये क्या होगा, कैसे होगा, उत्सुकता। तो यहाँ पे उत्कंठा का विशेषण बनता है उत्कंठित, तो यहाँ पे आधा त आएगा, और उत्कंठित की सही वर्तनी आपकी बी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। तो उत्कंठित का मतलब होता है उत्सुक। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं शब्द ध्यान में रखना है। तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बिजली को चपला भी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, और चंचला भी कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, चंचला लक्ष्मी जी का भी एक नाम है। जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी जी धन को कहते हैं, धन एक जगह रुकता नहीं है, घूमता फिरता रहता है, वैसे ही लक्ष्मी जी चंचला, ठीक है ना, जो एक जगह रुकती नहीं है, इधर उधर विचरण करती रहती हैं। तो यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वो है ज्योत्सना, क्योंकि ज्योत्सना का मतलब क्या होता है? चांदनी।
चांदनी, जो चंद्रमा का प्रकाश होता है उसे ज्योत्सना कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब याद रखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, लिंग या वचन का प्रश्न हो, उसका सबसे पहचानने का सबसे सही तरीका और सबसे आसान तरीका क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्ति। आप किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन में है या बहुवचन में है। अब जैसे माली, माली आ रहा है, वो पुल्लिंग शब्द है। माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन। चौधरी का चौधराइन। खत्री, ठीक है ना, ये तो आपको पता है एक जाति होती है। लेकिन धनवती, हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत ही धनवान है, तो धनवान का स्त्रीलिंग होता है धनवती। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, उत्थान का विपरीतार्थक क्या आएगा? उत्थान मतलब होता है किसी की प्रमोशन होना, कोई ऊपर जा रहा है, तो उत्थान का विलोम शब्द आएगा पतन। उत्थान का विलोम शब्द सही है पतन। वैसे तो ह्रास का मतलब वही होता है। देखिए पतन और ह्रास दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है। यहां पर भी एक बात समझने वाली है, ह्रास और पतन दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन शब्दों का संबंध, जैसे उत्थान का पतन होता है वैसे ही ह्रास का होता है विकास। अगर आपसे ह्रास का विलोम शब्द पूछा जाए तो उसका विकास होगा, ह्रास विकास, वैसे ही उत्थान का पतन। और उत्कर्ष और अपकर्ष, अपकर्ष का उत्कर्ष, ये आपके आपस में विलोम शब्द होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए ऑप्शन था। फिर वह का बहुवचन, मैं कहती हूँ वह आ रहा है, और इसे अगर मैं बहुवचन में प्लूरल सेंस में कहूँगी तो क्या कहूँगी? वे आ रहे हैं। तो वह का बहुत सिंपल वे। अब कभी कभी आपको लगता है वो, लेकिन वो गलत है, वे, वो, वह, वे। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। और आपको पता है ये सर्वनाम का भी प्रश्न है एक प्रकार से, क्योंकि वह, वे, वो ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। आगे देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द, जो पहले जन्मा हो, और उसे हम अग्रज कहते हैं। क्योंकि ये कैसे बनता है? अग्र जमा ज, ज मतलब कि जन्म लेने वाला, और अग्र मतलब पहले या आगे, जिसने पहले जन्म लिया हो तो उसे अग्रज कहा जाता है, ठीक है ना। फिर शुद्ध शब्द, फिर वही चीज, शुद्ध शब्द शुद्ध वर्तनी। और यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका, ठीक है ना, ए ऑप्शन, आनुषंगिक। क्योंकि ये किससे बना है? अनुषंग से, अनुषंग, और इससे बना है आनुषंगिक। और इसका अर्थ क्या होता है? गौण। गौण का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी, जो दूसरे नंबर पर आए, जो बाद में आए। तो आनुषंगिक मतलब होता है गौण, गौण रूप से चलने वाला, साथ साथ चलने वाला। या फिर इसका एक और अर्थ भी होता है अनुषंग। अनुषंग मतलब क्या होता है? संबंध या लगाव, कि आप किसी के साथ संबंधित हैं, किसी से जुड़े हुए हैं। तो गौण भी वही होता है जो आपके साथ साथ चल रहा होता है, आनुषंगिक। जैसे कहते हैं ना मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मंत्री, तो जो आपके साथ साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो जो आपके साथ संबंधित है, तो ये आपका आनुषंगिक का अर्थ होता है। आगे देखिए, आखिरी के दो प्रश्न, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है? जो मतलब बिल्कुल भिन्न शब्द है, अकेला, सुनसान, चुपचाप या एकाकी। अब ये आप खुद समझ सकते हैं। अकेला, सुनसान का मतलब ही वही होता है ना जहाँ पे आप अकेले होते हैं, बिल्कुल सुनसान, जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हों। और एकाकी का मतलब भी वही होता है, लेकिन चुपचाप। अब हो सकता है भीड़ भाड़ में भी चुप है, पूरी भीड़ लगी हुई है, आप ग्रुप में बैठे हैं लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं, तो चुपचाप का मतलब तो मौन हो गया, कि आप कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन उसका अकेले से कोई मतलब नहीं है, आप अकेले हैं लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं, वो भी तो होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे भिन्न शब्द है, बी ऑप्शन। ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपको। और जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है आपका अभीष्ट। वैसे यहाँ पे अभीष्ट की वर्तनी गलत दी हुई है, लेकिन फिर भी करेक्ट ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि इसकी सही वर्तनी होती है अभीष्ट। ट आएगा, ठ नहीं आएगा, ठीक है ना, ठ नहीं ट आता है, तो ये आपकी सही वर्तनी है। और अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक का ना हो। अनायास मतलब होता है अचानक। और अनोखा मतलब बिल्कुल ही अजीब, सबसे भिन्न। तो इसलिए हर शब्द का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जिससे आपकी हिंदी की वोकैबुलरी, हिंदी की शब्द संपदा बढ़े। और हर चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है, जिससे आपको कुछ कुछ नियम तो मुझे लगता है अभी पता चल जाएंगे। तो ये आपका HP
पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का एक प्रश्न का पूरा उत्तर था, जो आपके क्या कहते हैं कि 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। हर प्रश्न का उत्तर हमने आपको विस्तार से समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रा इसे समझिएगा, ठीक है ना, और इसका प्रयोग कीजिएगा आगे बढ़ने में। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है, ठीक है ना। इसे लाइक शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।